Hello everyone, welcome to my YouTube channel राजलीवाल इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सबसे लास्ट लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं हमारे इस चैनल पे। उसका जो लिंक है आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ लिया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर लेते हैं तो हमें इकोनॉमी की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में पता चल जाता है कि कोई इकोनॉमी जो है किस तरह से फंक्शनिंग करती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे हम समझाते हैं। तो फर्स्ट जो हमने इसमें पॉइंट उठाया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स ए डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसमें से जो फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो नेशनल इनकम है उसे कैसे मापा जाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं तो इट शोज इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम की जो स्टडी है हमें बताती है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं किसी इकोनॉमी के, वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आप सभी को पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं कि जो सेक्टर हैं किसी भी इकोनॉमी में वो मुख्य तौर पे 4 होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। दूसरा जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है। साथ में ये ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। आपको पता होगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सभी जो है इनका जो ओनर है वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तीसरा जो सेक्टर होता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस लगाता है प्लस सब्सिडीज देता है, और गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ चीजों का प्रोडक्शन करता है। फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर यानी कि इसे हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये चारों जो सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, वो एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड है, इनकी जो इंटरडिपेंडेंस है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिससे हमें इकोनॉमिक्स और इसकी एक्टिविटीज को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ये भी माना जाता है कि जो एक 5th सेक्टर भी होता है जिसे हम कैपिटल सेक्टर बोलते हैं। कैपिटल सेक्टर, कुछ इकोनॉमिक्स कैपिटल सेक्टर को यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर को भी सेक्टर मानते हैं, इसलिए 5 सेक्टर हो जाते हैं।
प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सीबीएसई की स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ही सेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो इनकी आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है वो पता लग जाती है। जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें हम इसकी इंटरडिपेंडेंस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें से हमने सेकंड जो पॉइंट उठाया है, नेशनल इनकम रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, उनके नेचर के बारे में और उनके डिफरेंट लेवल्स के बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है। यह भी हेल्पफुल होती है किसी भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसकी नॉलेज को बढ़ाने में। उसके अलावा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें पता लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों राइज होती है और इसे कैसे हैंडल किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में तो गवर्नमेंट बजट जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है डिफरेंट एक्टिविटीज को इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमी का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में डिटेल में जानकारी हो जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंस है, रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सरकार, गवर्नमेंट जो ग्रोथ करती है या डेवलपमेंट करना चाहती है उसके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो उनके लिए रोड मैप तैयार करने में आसानी होती है अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी डिटेल में की गई है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव। ग्रोथ अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझें तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड होती है, जैसे फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड अदर फैसिलिटीज। तो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में किस तरह की जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसके बारे में जो रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं वो तैयार किए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल अगर आप डिटेल में स्टडी कर लेते हो तो इन्हें तैयार करने में बड़ी आसानी होती है। तो रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तैयार हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कोई भी इकोनॉमी है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें ट्रेड साइकिल चलते रहते हैं। हर इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल का जो एक रिपीटेशन होता है। सबसे नीचे यहां रफ हालत होती है, उसके बाद रिकवरी होती है। रिकवरी, ट्रेड साइकिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिकवरी के बाद प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। प्रॉस्पेरिटी का एक अप लेवल बूम या पीक होता है। उसके बाद इकोनॉमी में रिसेशन आ जाती है, उसके बाद डिप्रेशन आ जाती है, उसके बाद फिर से रिकवरी होती है, फिर से प्रॉस्पेरिटी आती है। इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम जो इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स चलते रहते हैं। गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसीज बनाती है। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है और मॉनेटरी पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सेंट्रल बैंक जो है वो भी टॉपिक होता है
बैंकिंग सिस्टम और सेंट्रल बैंक, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरह के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इनके बारे में डिटेल में पता चल जाता है इसकी स्टडी से। तो गवर्नमेंट चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है कि डियर पॉलिसी अपनाती है, ये इकोनॉमिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किस तरह से गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहती है। अगर डिफ्लेशन है तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाती है, अगर इन्फ्लेशन है तो डियर मींस महंगी। इसी तरह से जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू में हम टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग को इंक्लूड करते हैं, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट उनका प्रॉपर यूज करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो अगर ये सब बातें आपको पता है तो इससे इन पॉलिसीज को समझना, और गवर्नमेंट जब इसको इंप्लीमेंट करती है तो उनको ओबे किया जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की जाती है। फोर्थ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का, हमें बीओपी स्टेटस के बारे में पता लग जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी देश ने संसार के दूसरे देशों के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए हैं वो देश के हित में है, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल है तो इकोनॉमी साउंड है। इसी तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में हम जब स्टडी करते हैं हमें पता लग जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर हमारा बीओटी फेवरेबल है, इसका मतलब हमारी कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स की जो कैपेसिटी वो ज्यादा है। कंपल्सन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट्स के बिना सरता नहीं हमें, इंपोर्ट जो है वो कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। जब एक्सपोर्ट्स ग्रेटर हो जाते हैं इंपोर्ट से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट होता है बीओपी का। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है तो बीओपी को फेवरेबल करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इनकी जानकारी होने के बाद हम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसके थ्रू ही इन्हें आसानी से समझा और जाना जा सकता है। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है बीओपी स्टेटस को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस है, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड environmental pollutions. It is by using macro models we can solve problem of poverty. अगर poverty है किसी कंट्री में, a country is poor because it is poor. नरकसे कहा करता था, according to नरकसे, a country is poor because it is poor. क्योंकि इनका मानना था कि एक कंट्री में विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी पाया जाता है, और विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी को कैसे तोड़ा जाता है इसके लिए मॉडल्स हमारे पास, थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिग पुश, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स। इस तरह से इनका यूज करके हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं और उससे पावर्टी खत्म हो जाती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो हेल्पफुल होती है पावर्टी को रिमूव करने में या विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी को ब्रेक करने में। नेक्स्ट और लास्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एडीएएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन कंट्री का कितना है, इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट टोटल, एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी इन द इकोनॉमी, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर इनको हम
डिटेल में जान लेते हैं, इनको आसानी से समझा जा सकता है। तो जब गवर्नमेंट कोई भी है वो पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के, तो ये टर्म्स जो हैं ये हेल्पफुल सिद्ध होती हैं। इनसे कोई भी देश की सरकार जो है प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को बेस्ट यूटिलाइज करती है और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसे आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, जो था सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया राजलीवाल इकोनॉमिक्स, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह था आज का लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।